हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि हम लोग फर्स्ट एड एंड हेल्थ के लिए जो हमारी सीरीज चल रही थी टॉप 500 क्वेश्चंस की, अनिवार्य प्रश्न पत्र के लिए, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में हम क्वेश्चंस को कर रहे थे। और उस सीरीज़ के हमने 7 पार्ट अपलोड कर दिए, मतलब 7 क्लासेस आपको दे दी हैं। आज हम 8वीं क्लास लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और जिसमें हम 351 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं, अर्थात हमने 350 क्वेश्चंस पहले ही कवर आपको करा दिए थे। और BA BSc BCom सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और बस ये सीरीज आपको कंप्लीट कर लेनी है और इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का 351 नंबर क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यदि आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो बेशक आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो यदि आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन के बारे में पहले भी बता चुके हैं, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका था वो थोड़ा सा अलग था। आपको बताना कि प्राथमिक चिकित्सा में फर्स्ट एड में जो ABC होता है, इसका फुल फॉर्म बेसिकली आपको बताना है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। वायु मार्ग श्वास परिसंचरण, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन होता है। एक्सीडेंट ब्लड सर्कमटेंसेस होता है। एयरवे ब्रेवरी कंट्रोल होता है, या फिर एक्सीडेंट ब्रीथिंग सर्कमस्टेंसेस होता है। तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, वायु मार्ग श्वास या फिर परिसंचरण, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, A का मतलब होता है एयरवे, B का मतलब ब्रीथिंग, C का मतलब सर्कुलेशन। तो A हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है। वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर। WHO है, यूनेस्को है, या फिर रेड क्रॉस है, या फिर यूनिसेफ है। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर C, रेड क्रॉस। दोस्तों रेड क्रॉस क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य मानवीय जीवन को, मानवीय स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा, रेड क्रॉस वर्ल्ड का लार्जेस्ट फर्स्ट एड प्रोवाइडर है। नेक्स्ट हमारा है CPR का फुल फॉर्म क्या है, बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं इसको। कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। ऑप्शन नंबर B रहेगा हमारा राइट आंसर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ठीक है। तो B इज द राइट आंसर। यहाँ पर दिया हुआ है कार्डियो प्रेशर रेट, गलत हो जाएगा। कार्डियोपल्मोनरी रेस्टिंग गलत, कार्डियो प्रेशर ये भी गलत, B रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर बेसिकली दोस्तों एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक यंत्र है। क्या होता है आपको बताना है। पेस मेकर एसोसिएटेड विद मतलब कहाँ पर स्थित होती है, किससे संबंधित होती है। तो दोस्तों ये हृदय से संबंधित एक डिवाइस है। इसको ऑपरेशन के द्वारा हृदय में मतलब आपके शरीर के अंदर हृदय के पास इसको एक तरीके से फिट किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से फिट किया जाता है। इसका काम क्या होता है, पेस मेकर का काम होता है हृदय की गति को, हार्ट की जो गति है उसको नियंत्रित करता है, ठीक है। यदि आपका मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका हार्ट कुछ ज़्यादा तेज से धड़कने लग जाता है, तो ये जो पेस मेकर है डिवाइस लगी है, ये क्या करेगा कि आपके हार्ट को नॉर्मल में ले आएगा, नॉर्मल करेगा। यदि आपका हार्ट एकदम बहुत स्लो हो जाता है, बहुत स्लो पंप करता है, तो ये उसकी स्पीड बढ़ाएगा पेस मेकर, मतलब घटाने और बढ़ाने दोनों का काम करता है, ठीक है। और ये क्या है, एक डिवाइस है। चलिए इमेज के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। ये पूरा देखो स्ट्रक्चर है, ये है आपका हार्ट, ये हार्ट है और ये पेस मेकर एक छोटी सी डिवाइस लगी हुई है। और पेस मेकर की ये डिवाइस आप देख सकते हैं, ठीक है। पेस मेकर की ये डिवाइस देख सकते हैं, छोटी सी होती है। यहाँ पर इमेज में बड़ा सा आपको लग रहा होगा। और ये वायर है पेस मेकर की।
तो ये जो देखिए यहाँ पर ये रखी हुई है पेसमेकर, ये स्किन के अंदर रखी जाती है ऑपरेशन करके, और ये आपका पेसमेकर रखा हुआ है, इससे ये वायर आया हुआ है। ये वायर ये पाइप के माध्यम से, ये जो आपकी ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में एंटर मारती है और आपके हार्ट में जा कर के कई जगह ये टच होती है। जैसे यहाँ देखो टच हुई है, ये यहाँ टच हुई है, तो ये सेंस करती है आपके हृदय की गति को और उसको बैलेंस करती है ये डिवाइस। ठीक है, समझ गए होंगे कि पेसमेकर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 355। घाव को साफ करने के लिए एंटी बैक्टीरियल लोशन है। एंटी बैक्टीरियल लोशन टू क्लीन द वाउंड्स, डिटोल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सेवलॉन है, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। सही जवाब है आपका उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबाउ। डिटोल भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, सेवलॉन भी है। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला कभी कभी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है H2O2 होता है। क्या होता है? H2O2 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 356। निम्न में से प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ फर्स्ट एड। घायल व्यक्ति की, यहाँ पर ध्यान देना कि उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, घायल व्यक्ति की जान बचाना यह उद्देश्य बिल्कुल है भाई। डॉक्टर के आने तक इंतज़ार करना ये भी सही है भाई। जो फर्स्ट एडर होता है उसको तब तक पेशेंट के पास, रोगी के पास खड़ा रहना चाहिए या फिर रुका रहना चाहिए जब तक कि कोई स्किल्ड डॉक्टर उस मैटर को हैंडल ना कर ले, उस मैटर को संभाल ना ले। ठीक है, उस पेशेंट की देखभाल में ना आ जाए कोई स्किल्ड डॉक्टर, तब तक जो है फर्स्ट एडर को वहीं बने रहना चाहिए। बिगड़ी हालत से बाहर निकालना, तबीयत के सुधार में बढ़ावा देना। तो देखो, बिगड़ी हालत से जो है वो बाहर नहीं निकाल सकते आप। एक फर्स्ट एडर जो है बिगड़ी जो हालत है उससे बाहर नहीं निकाल सकता, उससे बाहर निकालने का काम तो डॉक्टर ही करेगा। तबीयत के सुधार में बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गेट आउट द ट्रबल, गेट आउट ऑफ द ट्रबल। डॉक्टर ही उसको अच्छी तरीके से ठीक कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 357। प्राथमिक चिकित्सा निम्न में से किस अवस्था में दी जा सकती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस फर्स्ट एड कैन बी गिवन। जब खून बह रहा हो तभी दे सकते हैं, दम घुट रहा हो, हड्डी टूट रहा हो। तो इन तीनों सिचुएशंस में, इन तीनों कंडीशन में, ब्लीडिंग में, सफोकेशन में, बोन फ्रैक्चर में, इन तीनों कंडीशन में फर्स्ट एड दिया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट एड दिया जा सकता है, प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है। तो इसलिए सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 358। लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है अस्थिमज्जा में, हृदय में, यकृत में, पीयूष ग्रंथि में। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बोन मैरो, हार्ट, लिवर या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो 358 का जो सही जवाब हो जाएगा वो है बोन मैरो। जो हमारी आरबीसी होती हैं, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरो में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थिमज्जा में। तो ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, डैश के रूप में भी जानी जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि फीमर जांग की हड्डी है। ठीक है, फीमर कौन सी है? थाई बोन से जांग की हड्डी है। तो सी रहेगा हमारा राइट आंसर। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, आपको पता होगा, कई बार हमने आपको बताया है। ठीक है, स्टेपिस है, सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। श्वसन तंत्र के कार्य हैं शरीर की कोशिकाओं में निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना। बिल्कुल सही जवाब है। CO2 एवं अन्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये भी बिल्कुल सही है। CO2 और या फिर जो अन्य विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना श्वसन तंत्र का काम है। फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस रक्त समूह में एंटीबॉडीज नहीं होती हैं। और एंटीबॉडीज बेसिकली, एंटीबॉडीज को हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये प्रतिरक्षी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को, एक तरीके से इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंटीबॉडीज। और पूछा जा रहा है कि व्हिच ब्लड ग्रुप्स डज नॉट हैव एंटीबॉडीज। ऑप्शन ए है आपका AB, ऑप्शन बी है B,
या फिर सी है ए, या फिर ऑप्शन डी है ओ। तो ए बी में जो ब्लड ग्रुप आपका ए बी होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती है, ठीक है। और बेसिकली हमने जैसा कि आपको बताया कि एंटीबॉडीज इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होती हैं व्हेन डिटेक्ट हार्मफुल सब्सटेंस, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को डिटेक्ट करती हैं और उन्हें बाहर निकालने का काम करती हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इम्यून सिस्टम व्हेन डिटेक्ट, जो डिटेक्ट करती है हार्मफुल सब्सटेंस को हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये हमें एक तरीके से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रदान करती है। और कौन प्रदान करता है? एंटीबॉडीज़ प्रदान करती है। और ए बी में एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 362। पूछा जा रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाएँ डैश भी कहा जाता है, मतलब कि WBC वाइट ब्लड कर्वेसिल्स, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड पैरासाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मोनोसाइट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो WBC या फिर वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। WBC इज आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 363। एक वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती हैं, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 364। उस संरचना का नाम बताइए जो कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम का तो पार्ट है लेकिन जो वो हड्डियां नहीं है, मतलब हड्डियों का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेम ऑफ द स्ट्रक्चर व्हिच इज पार्ट ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम बट नॉट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। कंकाल प्रणाली का तो हिस्सा है लेकिन हड्डियों का नहीं। ऑप्शन है नेल्स, हेयर, टीथ, स्किन। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टीथ। दांत जो है कंकाल प्रणाली का हिस्सा है लेकिन ये हड्डियों का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 365। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में जलने को कितने भागों में विभाजित किया गया है या फिर बांटा गया है? हल्की जलन, मुख्य जलन, गंभीर जलन, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। और यहाँ पर दिया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एड बर्न आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो भैया इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये हमारी लेयर ऑफ स्किन है। अभी हमको शायद हमने पार्ट नंबर 6 में आपको समझाया था, वीडियो नंबर 6 में बताया था लेयर ऑफ स्किन्स के बारे में। बेसिकली स्किन्स में 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहरी परत होती है, उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ये जो लेयर है, इतना पार्ट जो सबसे आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और उसके बाद जो सेकेंड आती है, जो सेकेंड लेयर आती है, उसको हम डर्मिस कहते हैं। एंड थर्ड लेयर, जो ये आपके थर्ड लेयर है, उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न आर माइल्ड, ठीक है। द टॉप लेयर ऑफ स्किन एपिडर्मिस टर्न्स रेड एंड पेनफुल बट डज नॉट टिपिकली ब्लिस्टर। तो बेसिकली देखो फर्स्ट डिग्री बर्न में होता क्या है, जो टॉप लेयर ऑफ स्किन है जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये रेड हो जाती है और पेनफुल होती है, दर्द होता है, ठीक है। तो उसको हम फर्स्ट डिग्री बर्न कहते हैं। ऐसा बर्न जिसमें आउटर लेयर ऑफ स्किन क्या हो जाए, रेड हो जाए और उसमें दर्द होने लगे, पेन हमें होने लगे, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री बर्न। एंड सेकेंड डिग्री बर्न क्या होता है? बर्न अफेक्ट द स्किन्स टॉप एंड लोअर लेयर्स, ठीक है। टॉप से जो लोअर लेयर से, भाई टॉप से चलेंगे तो जो लोअर लेयर से, और जिसको हम कहते हैं डर्मिस, ये वाली लेयर, ठीक है। यदि ये अफेक्ट होती है, क्या होती है, ये अफेक्ट होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे?
सेकेंड डिग्री बर्न कहेंगे। और अब आते हैं थर्ड डिग्री बर्न पे। थर्ड डिग्री बर्न पे आते हैं तो थर्ड डिग्री बर्न आपका जो होता है, अफेक्ट ऑल थ्री स्किन लेयर, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड फैट। ठीक है, ये तीनों लेयर को इफेक्ट करता है भाई, एपिडर्मिस को भी, आउटर लेयर को भी, मिडिल लेयर को भी, और ये जो आपकी जो फैट है, ठीक है, जो आपकी वसा है, इसको भी अफेक्ट करता है थर्ड डिग्री बर्न। तो बेसिकली बर्न को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न एंड थर्ड डिग्री बर्न, और तीनों क्या होती हैं हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो है 366, घाव या चोट लगने पर दिए जाने वाले प्राथमिक चिकित्सा के चरणों का सही क्रम है। व्हाट इज फॉर फर्स्ट एड गिवन इन कोर्स ऑफ वाउंड ऑफ इंजरी। ठीक है, चोट या फिर घाव पर दिए जाने वाला जो प्राथमिक चिकित्सा है, इनके जो चरण है, जो स्टेप्स होने चाहिए, उनका जो सही सीक्वेंस है वो क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए, खून को रोकना, सबसे पहले आप खून को रोकेंगे। दूसरा है एंटीबायोटिक मरहम लगाना, घाव साफ करना, नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना। तो भाई सबसे पहले खून को रोकोगे, उसके बाद एंटीबायोटिक मरहम लगाओगे, फिर घाव को साफ करोगे। भाई मरहम लगाने के बाद घाव को थोड़े ना साफ करोगे। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपके पास है घाव को साफ करना, तो भाई घाव को पहले साफ कर दोगे, खून को बाद में रोकोगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। नज़दीकी चिकित्सालय ले जाना, घाव को साफ करना, जब चिकित्सालय उसको पहुंचा ही दोगे तो घाव को साफ करने की तुम्हारी क्या आवश्यकता है, फिर तो डॉक्टर मिल जाएगा। तो फर्स्ट एड में ये भी चरण सीक्वेंस में नहीं है। बी में दिया गया है सबसे पहले खून रोकना। यदि किसी को चोट लग गई है, किसी को घाव लग गया है, तो आपका सबसे पहला फर्स्ट एडर के रूप में जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप खून को रोकेंगे, स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका है घाव को साफ करना, ब्लड को रोकने के बाद, ब्लीडिंग को रोकने के बाद क्लीन द वाउंड, घाव को साफ करना है। ठीक है, उसके बाद आप एंटीबायोटिक मरहम लगाएंगे, अप्लाई द एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा टेक इट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, आप अपने नज़दीकी चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में उसको ले जाओगे। तो ये जो प्राथमिक चिकित्सा का जो सही क्रम है, जो चरणों का जो सही स्टेप्स का जो सीक्वेंस है, ऐसा होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी की तरीके से। पहला कार्य है खून को रोकेंगे, यदि किसी को घाव लगी है, चोट लगी है, तो फिर घाव को साफ करेंगे, एंटीबायोटिक मरहम लगाएंगे, फिर नज़दीकी चिकित्सालय में ले जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग हैं। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट हैं, आपको बताना है लिवर, स्किन, लंग्स, हार्ट। तो 367 का जो सही जवाब हो जाएगा, मेन पार्ट आपसे पूछ रहा है भाई। ठीक है, मेन पार्ट आपसे पूछ रहा है, तो मेन पार्ट कौन है, लंग्स है, फेफड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसका शॉर्ट फॉर्म में है NIMHANS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, सिचुएटेड इन मुंबई, दिल्ली, रांची या फिर बेंगलोर। दोस्तों ये है बेंगलोर में। ठीक है, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज इस जो सिचुएटेड है वो है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसकी एक झलक हम आपको दिखाते हैं, ये है आपका, ठीक है, और ये इसका लोगो है। तो इसकी झलक आपने देख ली। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 369 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा PFA के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें ASACC के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें A का अर्थ है। तो इस सिद्धांत में A का क्या अर्थ है आपको बेसिकली ये बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सेंसिटिविटी। इसमें S का क्या अर्थ है, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है? जो हमारी हु प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन ट्रेचिया। तो ग्रसनी रोकती है, श्वास नली रोकती है, स्वरयंत्र रोकता है, या फिर एपिग्लॉटिस ये रोकती है? तो सही जवाब है हमारा लेरेंग्स, मतलब कि स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो है ये श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को रोकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 371। प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके क्या हैं? द वेज ऑफ प्रिवेंट इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट एड आर वॉश हैंड थ्रोली, हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, दस्ताने और मास्क पहनने चाहिए, यूजिंग ग्लव्स एंड मास्क, यूजिंग सैनिटाइजर, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो जो फर्स्ट एडर है अगर उसको संक्रमण से भाई बचना है, ठीक है, तो संक्रमण से भैया बचने के लिए उसको अपने हैंड को वॉश करना होगा, ग्लव्स एंड मास्क पहनने होंगे और सैनिटाइजर का यूज़ करना होगा, तो वो संक्रमण से बच सकता है। अर्थात ये तीनों के तीनों चीज़ें अपनानी होगी फर्स्ट एडर को प्राथमिक चिकित्सा के समय। जब वह प्राथमिक चिकित्सा दे रहा हो तो संक्रमण से बचने के लिए तीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 372। आपसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2020 में शोधकर्ताओं ने पाया कि जो कोविड-19 के गंभीर मामले हैं, ठीक है, जो गंभीर मामले थे श्वसन प्रणाली के सबसे अधिक प्रभावी भाग हैं। तो जो अगस्त 2020 में भाई जो शोधकर्ता थे उन्होंने पाया कि जो कोविड-19 के गंभीर मामले हैं वो सबसे ज़्यादा कोविड-19 बेसिकली ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, कोविड-19 बेसिकली कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है? In August 2023, researchers found that the most effective part of the respiratory system in severe cases of COVID-19 are वायुकोष्ठिका, अल्वेलर या फिर फ्रेंक्स होल इन द नोज या फिर डायाफ्राम। तो 372 का दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वायुकोष्ठिका। ठीक है, जो हमारा एल्वेलर है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ कोविड-19 से। ठीक है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ कोविड-19 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 373। शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं के द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। Blood containing CO2 in all part of the body brought back the heart by which of the following vessels? ठीक है, धमनियाँ, कोशिकाएं, शिराएं या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो शिराओं का क्या काम होता है? ये मानव शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त अर्थात CO2 युक्त या फिर उसमें और जितनी भी प्रकार की गैसेस हैं उनसे युक्त जो ब्लड है, ठीक है, जो रक्त है वो हृदय में पहुंचाती है। ठीक है, अशुद्ध रक्त को क्या करती हैं? वो हृदय में पहुंचाती हैं। और धमनियों का क्या कार्य होता है? आर्टरीज का क्या कार्य होता है? ये तो वेन्स का कार्य हो गया। आर्टरीज का ये कार्य होता है दोस्तों, हृदय से शुद्ध रक्त को लेकर मानव शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, धमनियों का कार्य क्या है? शुद्ध रक्त को मानव के शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना। शिराओं का क्या काम होता है? मानव शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त लाकर हृदय में पहुंचाना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि शरीर के सभी हिस्सों से CO2 युक्त रक्त कौन सी वाहिकाओं द्वारा हृदय में वापस लाया जाता है? तो शिराओं के द्वारा लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर है 374। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS5 में क्या शामिल नहीं है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो NF मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डज नॉट इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, HIV टेस्ट, ये इंक्लूड नहीं था दोस्तों। रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ,
तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, इसमें हाई ब्लड प्रेशर भी शामिल है, डायबिटीज़ भी शामिल है और रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ भी शामिल है, बट इसमें HIV जो परीक्षण है ये शामिल नहीं है, HIV टेस्ट शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 375, निम्न में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? सुजाक, उपदंसा, एड्स या फिर क्षय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स या फिर ट्यूबरकुलस जिसको TB कहते हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलस क्षय रोग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में क्षय रोग, TB या ट्यूबरकुलस। तो जो ट्यूबरकुलस या फिर TB है, यह एक संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति पर्सन टू पर्सन फैलती है। ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो घोनोरिया है, सिफिलिस हैं, एड्स हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ठीक है, क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है जो कि पर्सन टू पर्सन, जैसे किसी को TB हो रखा है, किसी को क्षय रोग है, यदि उसके संपर्क में आएंगे तो आपके अंदर भी इसका ट्रांसमिट हो जाएगा। 376 नंबर क्वेश्चन है, सभी को बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, बताना है कि भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड? क्या कहलाती है? डाइजेशन, एसिमिलेशन या फिर इंजेशन कहलाती है या फिर इगेशंस कहलाती है? उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, आत्मसात, पाचन। तो सही जवाब है दोस्तों अंतर्ग्रहण। ठीक है, इंजेशन कहलाती है। भोजन को शरीर में जो ले जाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब कंफ्यूज होंगे आपकी, पाचन फिर क्या है? तो पाचन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को हमारी छोटी आंत के द्वारा, बड़ी आंत के द्वारा डिफरेंट जो केमिकल्स हैं उन रिलीज करके उनको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो पौष्टिक एलिमेंट्स हैं, उनको बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालती है, उनको एक तरीके से चूसने का काम करती है भोजन को, और उसकी जो अपशिष्ट है उसको बाहर निकाल देती है। तो ये जो प्रोसेस है भोजन को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करने का, वो क्या है? वही तो है डाइजेशन। ठीक है, और भोजन को सिर्फ अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमने दी है। डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय द मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक एक्शन। देखो, डाइजेशन बेसिकली क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड बाय मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक एक्शन। मैकेनिकल प्रोसेस एंड एंजाइमेटिक एक्शंस के द्वारा जब हम उसको ब्रेक करते हैं इन द एलिमेंट्री कैनल इनटू द सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय बॉडी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डाइजेशन क्या होता है। ये डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 377, चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? जो चिंता विकार होता है, जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स? ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अभिघातजन्य तनाव के बाद विकार, सामान्यकृत चिंता विकार, या फिर फोबिया, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये देखो सभी के सभी हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फोबियाज, ये सभी के सभी क्या हैं? टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो डी हमारा रहेगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 378 नंबर, डैश वह चरण है जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। डैश इज द स्टेज एट विच द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिकम्स फंक्शनल। तो चाइल्डहुड, पॉवर्टी, हमने आपको बताया था कि पॉवर्टी में जो है हमारी जो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनकी जो क्रियाशीलता है वो स्टार्ट हो जाती है। कब होती है? जब आप युवा अवस्था में होते हैं, पॉवर्टी में होते हैं, पॉवर्टी एज में।
तो इस प्रकार हमारा बी रहेगा सही जवाब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 379, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 8th अक्टूबर, 9th अक्टूबर, 10th अक्टूबर। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, 10th अक्टूबर। ठीक है, प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटेक्ट एड्स? वेस्टर्न ब्लॉट एंड इलिसा, नॉर्थर्न ब्लॉट एंड इलिसा, और इम्यून ब्लॉट एंड इलिसा, या फिर साउथर्न ब्लॉट एंड इलिसा। तो सही जवाब इसका वेस्टर्न ब्लॉट एंड इलिसा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही जवाब। ठीक है, ए रहेगा हमारा सही जवाब। तो इलिसा का फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो इलिसा का फुल फॉर्म भी देख लीजिए भाई, है ना। मान लो आपसे पूछ ही ले, इलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, एक मिनट दोस्तों, इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनोसोवेंट एसे, ये होता है एलिसा का फुल फॉर्म। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोवेंट एसे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, लार किसके पाचन में मदद करता है? और बढ़िया क्वेश्चन है। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च के, फाइबर के, प्रोटीन के, या फिर फैट्स के? तो लार जो है भैया, ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में मदद करता है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सी एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। कौन सी एंजाइम? टाइलिन। ये आपको याद रखना है। 382 का जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि शारीरिक प्राथमिक चिकित्सा, फिजिकल फर्स्ट एड में एबीसी योजना है। एबीसी योजना आपने देखा होगा, एयर वे ब्रीथिंग, ठीक है, सर्कुलेशन। एबीसी योजना के बारे में हमने आपको पढ़ाया। एबीसी मतलब ए का मतलब एयर वे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा में देखो, फिजिकल फर्स्ट एड में तो एबीसी है, लेकिन मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड में एलगी है, मतलब कि ALGEE। ये अब ये पूछ रहा है एलगी प्लान है, तो इस एलगी प्लान में एल का क्या मतलब है? एल स्टैंड फॉर लिसन जजमेंटफुली, लिसन नॉन जजमेंटफुली, लूजिंग स्ट्रेस, थिंकिंग कन्वर्सेशन। तो सही जवाब है न्यायपूर्वक सुने, ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग जजमेंटफुली, न्यायपूर्वक सुने। एल का मतलब क्या है? ये है। अब यहाँ एलगी का पूरा भाई रूप जान लीजिए कि एलगी का पूरा नाम क्या है। एलगी का फुल फॉर्म जो है दोस्तों, एलगी स्टैंड फॉर एसेस, लिसन, गिव, इनकरेज। ठीक है, एसेस, लिसन, गिव, इनकरेज, यह है एलगी का फुल फॉर्म। गर्म पानी के गरारे से क्या होता है? गर्म पानी के गरारे से क्या होता है? व्हाट्स हैपन बाय द गार्गलिंग मतलब गरारा, विद हॉट वाटर, द स्वेलिंग सबसाइड्स हो जाते हैं, मतलब सूजन कम हो जाती है। बोथ ऑफ द अबाउ आर करेक्ट, मतलब यह ऑप्शन नंबर सी ऊपर चला गया भाई। ठीक है, और द इन्फेक्शन सबसाइड्स, संक्रमण कम हो जाता है। तो देखो बिल्कुल सही जवाब है। यदि आप गर्म पानी के गरारे करते हैं तो सूजन कम भी हो जाती है और संक्रमण भी कम हो जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबाउ आर करेक्ट। तो इसमें का सही जवाब यहाँ पर सी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384, हमारे शरीर को अधिक कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को अधिक कार्य करने के लिए आवश्यकता होती है अधिक ऊर्जा की, अधिक पानी की, अधिक विटामिन की, उपर्युक्त सभी।
तो देखो भाई, हमारे जब यदि आप चाहते हैं कि हमारा बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करे, तो आवर बॉडी नीड्स डू मोर वर्क, तो मोर एनर्जी चाहिए, मोर वाटर चाहिए, एंड एग्जेस ऑफ विटामिन चाहिए, विटामिन की अधिक मात्रा चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान में सांस लेने से होती है, इनहेलेशन ऑफ स्मोक इज कॉज्ड बाई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब खांसी होती है और सांस लेने में तकलीफ होती है, स्वयं बैठने में दिक्कत होती है, सिर दर्द व मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो ये सभी के सभी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी यदि आप धूम्रपान में सांस लेते हैं। जहाँ धूम्रपान हो रहा हो या फिर खुद धूम्रपान कर रहे हो, यदि उसमें सांस लेते हैं तो आपको कफ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, एंड डिफ़िकल्टी होगी सिटिंग अप ऑन देयर, वहाँ बैठने में आपको दिक्कत होगी। जहाँ जो धुआं है, जो धूम्रपान का धुआं है वो जहाँ उड़ रहा हो, वहाँ पर बैठने में तो दिक्कत होगी ही आपको। हेडेचे होगा, चेंज इन मेंटल स्टेटस में भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव। मेंटल स्टेटस में कैसे चेंज होगा? मान लो आपने कायदे से पी लिया भाई गांजा, मान लो कायदे से आपने पी लिया, ठीक है, आपने बीड़ी पी लिया, सिगरेट कायदे से आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पी लिया, और पीने के बाद नशा चढ़ गया भाई आपको, तो फिर क्या होगा? आपके मेंटल स्टेटस में तो चेंजेस आएगा ना। आप फिर नशे के उसमें कुछ भी बोले जा रहे हैं, है ना। आपने आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा। तो वही चीज़ है। 385 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 386 में आपसे पूछ रहा है कि धुएं से आंखों के कार्निया में होती है, स्मोक इन द कॉर्निया कॉजेस डैश इन द आईज, बर्निंग होती है मतलब जलन होती है, स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, ऐंठन होती है। तो ये सभी के सभी होते हैं। धुआं यदि आपकी आंखों में चला जाएगा तो जलन भी होगी, आपकी आंखों में सूजन भी आ जाएगी, ऐंठन भी होगी, तो उपर्युक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। 387 नंबर क्वेश्चन है। 387 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी डैश पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी डैश पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। श्वसन पथ, ग्रास नली, तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फ्रॉम स्मोकिंग और फम्स is caused by direct injury could be the region of respiratory tract, esophagus, nervous system, none of these। तो इसका सही जवाब है भाई श्वसन पथ पर। यदि धूम्रपान या फिर जो धुआं है इससे सांसों की कमी श्वसन पथ पर होगी, आपका श्वसन पथ जो है, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, ये ब्लॉक हो सकता है। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं में त्वचा हो सकती है, नीली हो सकती है, चेरी लाल रंग हो सकता है, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चेरी रेड कलर हो सकता है धुएं से। स्किन जो है स्मोक के कारण कैसी हो जाएगी? चेरी रेड हो जाएगी, या फिर येलो हो सकती है आपकी स्किन, ठीक है, येलो भी हो सकती है, चेरी रेड भी हो सकती है। तो बी रहेगा राइट आंसर इस हिसाब से, लेकिन येलो भी ऑप्शन में होता तो येलो सही हो जाता। 389 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि वायु मार्ग में धुएं के तरल पदार्थ जमा होने पर वोकल कॉर्ड में हो सकता है ऐंठन, सूजन दोनों हो सकती हैं, और ऊपरी वायु मार्ग में कसाव भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है। तो स्पाज्म, स्वेलिंग एंड कॉन्स्ट्रिक्शंस इन द अपर एयरवे, ऑल ऑफ द अबव सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 390। गले में सूजन के लक्षण किसके आधार पर अलग अलग हो सकते हैं? सिम्टम्स ऑफ सोर थ्रोट कैन बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, एंड बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दीज। तो उपर्युक्त दोनों। देखो, वायरल इन्फेक्शन एंड बैक्टीरियल, इन दोनों के कारण गले में सूजन के जो लक्षण है ये डिफरेंट अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल के आधार पर। श्वसन तंत्र में अंगों की संख्या कितनी है, मतलब कि रिस्पायरेशन सिस्टम में द नंबर ऑफ ऑर्गन्स कितने हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 7, 5, 3 एंड 2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 7। रिस्पायरेशन सिस्टम में बेसिकली मेनली जो होते हैं 7 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? पहला जो है आपका नोज है,
दूसरा माउथ है, तीसरा थ्रोट आपका है, ठीक है, जिसको हम फ्रेंक्स बोलते हैं तीसरा, और चौथा आपका लेरेंक्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। और चौथा है आपका, सॉरी पांचवा आपका है विंड पाइप, छठवां है आपका एयरवे जिसको ब्रोंची कहते हैं, ठीक है, ब्रोंची कहते हैं। ये जो जो दो अभी हमने आपको समझाया था ना, क्लास 6 में आपको हमने समझाया था, क्लास 6 में हमने क्या समझाया था, जो दो ट्यूब्स होती हैं, एयर ट्यूब्स होती है, एयर ट्यूब से इन्हीं से लगा होता है कौन, इन्हीं से लगा होता है हमारा ब्रोंची, ठीक है। तो ब्रोंची जो है ये छठवां आपका ऑर्गन से है ना, लंग्स ये आपका सातवां है। तो ये 7 ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये 7 ऑर्गन्स होते हैं जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बेसिकली अंग हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 392। वायु कोश की भित्ति होती है, वायु कोश की भित्ति होती है, द वॉल ऑफ द एयर सैक इज थिक होती है, फेवरस होती है, वेरी थिन होती है, वेरी थिन मतलब अत्यंत पतली होती है, या फिर रेशेदार होती है, ठीक है। फेवरस पर्ददार या फिर रेशेदार मोटी, यहाँ पर दोनों में फेवरस हो गया है, और अत्यंत पतली। देखो जो वायुकोश की भित्ति होती है वो वेरी थिन होती है, अत्यंत पतली होती है, सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का रंग लाल होने का डैश कारण है, कारण क्या है? डैश है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, हीमोग्लोबिन या फिर नाइट्रोजन। सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ये रक्त के लाल होने का कारण है। रक्त का लाल किस वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 394। शरीर में मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। फेफड़ों की संख्या क्या होती, कितनी होती है? 2। एक लेफ्ट लंग्स होता है एंड एक होता है राइट लंग्स, ठीक है। ये 2 फेफड़े होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 395। मानव शरीर के प्रमुख श्वासनांग हैं, मानव शरीर का प्रमुख श्वासनांग है, सबसे मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है? सबसे मेजर रिस्पायरेटरी ऑर्गन हम आपको बता चुके हैं कि लंग्स है, फेफड़े है। कौन है? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गले में सूजन एक डैश बीमारी है, गले में सूजन जो है एक डैश बीमारी है। इन्फ्लामेशन ऑफ द थ्रोट इज ए डैश डिजीज, बैक्टीरियल है, इन्फेक्शंस है, या फिर सीजनल है, या फिर जेनेटिक है। सही जवाब हो जाएगा बैक्टीरियल। गले में सूजन या फिर गले में जो इन्फ्लामेशन है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 397। उचित श्वसन के लिए डैश वायु में सांस लेनी चाहिए। देखो उचित श्वसन के लिए डैश वायु में सांस लेना चाहिए। बेसिकली आपको ये बताना दोस्तों कि हमारा जो रिस्पायरेशन है प्रॉपर हो, उचित हो, उसके लिए हमें कैसी वायु में सांस लेना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु में सांस लेना चाहिए। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, जहाँ कार्बन की डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 की मात्रा अधिक रहेगी, वहाँ पर आप सांस ही नहीं ले पाओगे। धूल के कण में सांस लोगे तब भी ये दिक्कत करेगा। वाष्प युक्त, तो ये भी गलत। तो ये तीनों गलत। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन युक्त वायु में जब आप सांस लोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉपर रिस्पायरेशन हो, अच्छा आपका श्वसन होगा, ठीक है। कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा 398। डूबते व्यक्ति का बचाव करते समय करना चाहिए, डूबते व्यक्ति का बचाव करते समय करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई? शरीर को सिरे से नीचा, द बॉडी फ्रॉम द टॉप टू डाउन, ठीक है। बॉडी को क्या करना चाहिए? शरीर को सिरे से नीचे की ओर रखना चाहिए, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 399। धुएं के कारण त्वचा का रंग पड़ जाता है, तो हमने बताया अभी कुछ चेरी रेड, CHR, वही चेरी रेड हो जाता है और येलो हो सकता है,
ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, नीला नहीं पीला, पीला हो सकता है, ठीक है, येलो हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्लास का, इस वीडियो का ये हमारा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 400 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये लास्ट है, मतलब वीडियो लास्ट नहीं है, अभी ये 2 वीडियोज आपको और मिलेंगे, ठीक है, 2 वीडियोज और मिलेगा, प्लस एक रिवीजन मैराथन क्लास मिलेगी, रिवीजन मैराथन मैराथन क्लास मिलेगी, जो लगभग 6 घंटे की होगी। कितने घंटे की होगी? 6 घंटे की प्लस होगी, 7 घंटे भी हो सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डैश वक्ष गुहों में फुफ्फुसी के भीतर उपस्थित होते हैं, हृदय, यकृत, वायुकोश या फेफड़े। ठीक है, इनसाइड द पल्मोनरी कैविटी इन द थेरोटिक कैविटी आर। सही जवाब क्या है आपका? लंग्स, फेफड़े। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बेशक हमें बता सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगा तो प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए किसी क्या मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट में, है ना, 8वीं पार्ट है, 9वीं पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।